एपिसोड 1 में हमने देखा था कि पार्क जियोंग कोरिया की एक बहुत ही नामी शेफ रहती है, लेकिन किसी तरीके से वो टाइम ट्रेवल करके 2025 से जोसेon एरा में आ जाती है। जियोंग जिस समय जोसेon एरा में आई हुई रहती है, उस समय जोसेon एरा का शासक योनही नाम का एक राजा रहता है। माना जाता है कि योनही जोसेon एरा का सबसे क्रूर शासक था। राजा योनही के बारे में एक और बात काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहती है कि वो खाने का पारखी रहता है और इसी वजह से रसोइयों को राजा के लिए खाना बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम लगता था। राजा को कोई भी डिश जल्दी पसंद नहीं आती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जियोंग और बाल्कन पहाड़ी के पास आए हुए रहते हैं। तभी उन्हें दूर से कुछ सैनिक आते हुए नजर आते हैं। सैनिकों को देखकर जियोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई उसे बचाने आया है। इस पे बाल्कन कहती है कि हमें आवाज़ नहीं करनी है, ये लोग चेयोंग के लिए आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को चेयोंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। दरअसल चेयोंग जोसेon डायनेस्टी की एक ऐसी प्रथा थी जिसमें राज्य की सभी लड़कियों को कैद कर लिया जाता था। कैद की हुई लड़कियों को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था। आधी लड़कियों को राजा के पास भेजा जाता था और आधी लड़कियों को और सारे काम सिखाए जाते थे, जैसे कि खाना बनाना और घर की सफाई करना। यहाँ पर ये लड़की कहती है कि मुझे चेयोंग नहीं बनना, इसीलिए मैं गुमप्योंग के जंगलों में छुपकर रह रही थी। बाल्कन और जियोंग छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन राज्यपाल के सैनिक इन दोनों को पकड़ लेते हैं और राज्यपाल के कैद खाने में इन दोनों को बंद कर दिया जाता है। राज्यपाल के कैद खाने में बंद होने के बाद जियोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो वहाँ पे चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे बैठी कुछ औरतें उसे समझाती है कि तुम यहाँ अकेली नहीं हो, हम लोग भी चेयोंग के लिए ही यहाँ पे ज़बरदस्ती बंदी बनाए गए हैं। इसके बाद बाल्कन जियोंग को समझाने की कोशिश करती है कि अगर हम हिम्मत रखेंगे तो हम इस मुश्किल मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जियोंग गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर दरवाजे को पीटने लगती है, जिसके बाद वहां पे राज्यपाल के सैनिक आ जाते हैं और जियोंग और उसकी दोस्त के हाथ और पैर को बांध देते हैं और बांधकर उन दोनों को एक अलग काल कोठरी में बिठा देते हैं। यहाँ पे जियोंग को उस राजा की बातें याद आ रही होती हैं और उसे अब महसूस हो रहा होता है कि वो लड़का तो सच बोल रहा था। इसका मतलब मैंने सच में जोसेon एरा में टाइम ट्रेवल कर लिया है। इसके बाद इन सारी लड़कियों को राज्यपाल के सामने पेश किया जाता है। जियोंग बाल्कन से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो बाल्कन उसे बताती है कि हम लड़कियों को आधे आधे भाग में बांटा जाएगा और जो लड़कियां राज्यपाल को पसंद आ जाएंगी उन्हें राजा के पास चेयोंग के लिए भेजा जाएगा और जो लड़कियां राज्यपाल को पसंद नहीं आएंगी उन्हें किचन के काम और साफ सफाई के लिए रखा जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोंग के सैनिकों को जियोंग की कुछ चीज़ें मिलती हैं और वो राजा को दिखाता है कि क्या ये चीज़ें उसी लड़की की है। तो राजा कहता है कि हाँ, ये उसी लड़की की है। तो इस पर राजा का बॉडीगार्ड कहता है कि इन सारी लड़कियों को तो राज्यपाल के कैद खाने में बंद किया गया है। तो योनही कहता है कि सभी मंत्रियों से कह दिया जाए कि हम सारे लोग आज की रात राज्यपाल के घर ही बिताएंगे। इधर जियोंग की उम्र 27 साल की होने की वजह से उसे चेयोंग नहीं बनाया जाता है और उसे किचन में भेज दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जियोंग बाल्कन को भी बोलती है कि जब तुमसे उम्र पूछी जाए तो तुम अपनी उम्र 30 साल बताना। इसके बाद बाल्कन भी अपनी उम्र 30 साल बता देती है, जिसकी वजह से बाल्कन और जियोंग चेयोंग से बच जाते हैं और ये दोनों किचन में आ जाते हैं। किचन में आने के बाद जियोंग को लगता है कि इस किचन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि लोग यहाँ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ताज़ा रहती हैं। तो जियोंग कहती है कि इन ताज़ी चीज़ों से मैं काफ़ी अच्छी डिशेस बना सकती हूँ। तभी वहाँ पे राज्यपाल का असिस्टेंट आ जाता है और सभी लोगों को इकट्ठा करके अनाउंसमेंट करता है कि आज रात यहाँ पे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं और उन लोगों के लिए तुम लोगों को शाही पकवान बनाना पड़ेगा।
यंग राज्यपाल की असिस्टेंट से कहती है कि अगर मैंने अच्छा खाना बना दिया तो क्या तुम हम लोगों को आज़ाद कर दोगे। तो इस पे वो मिनिस्टर कहता है कि तुम लोगों का आज़ाद होना अब राज्यपाल के ऊपर है, अगर वो चाहें तो तुम्हें आज़ाद कर सकते हैं। तभी वहाँ पे राज्यपाल आ जाते हैं और राज्यपाल कहते हैं कि तुम्हें क्या जानना है। तो इस पे जियंग कहती है कि मुझे उन लोगों के बारे में जानना है जो यहाँ पर आज खाना खाने आने वाले हैं। यंग राज्यपाल से कहती है कि मैंने खाना हमेशा दिल से बनाया है, इसीलिए मैं जब तक ये नहीं जान पाऊंगी कि उन लोगों का पेशा क्या है और उनकी उम्र क्या है, तब तक मैं उन लोगों के लिए स्वादिष्ट पकवान नहीं बना सकती हूँ। तो आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर वो लोग कौन हैं। पर राज्यपाल कहता है कि ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल बात है, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपने अच्छा खाना बना दिया तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। लेकिन जियंग राज्यपाल से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे प्लीज़ बताइए कि वो लोग आखिर कौन है, तभी मैं उन लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बना पाऊंगी। तो इस पर राज्यपाल जियोंग को बताता है कि आज का खाना उसे इम परिवार के लिए बनाना है। राज्यपाल बताते हैं कि इम परिवार काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, वो इतना ताकतवर है कि आसमान में उड़ती हुई चिड़िया के पर काट सकता है। इम परिवार चाहे तो एक ही झटके में किसी के परिवार को बना सकता है और किसी के परिवार को बर्बाद भी कर सकता है। राज्यपाल जियंग को बताते हैं कि इम परिवार का मुखिया इम सी होंग जोशन शासनकाल का द्वितीय निर्माण मंत्री है और इम शी होंग का बेटा इम सांगजेई शाही सचिव है। इम सांगजेई महाराज का बचपन का मित्र भी था। इसकी शादी महाराज की सौतेली बहन यी सुक से हुई रहती है। सांगजेई और महाराज बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं, इसीलिए सांगजेई महाराज का काफ़ी ज़्यादा करीबी है और महाराज सांगजेई की किसी भी बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। राज्यपाल जियोंग को ये भी बताता है कि इन लोगों की एक बुरी आदत ये भी है कि ये लोग जहाँ भी जाते हैं, जैसा भी खाना रहता है, ये दोनों उस खाने की बुराई ही करते हैं। ये दोनों कभी किसी खाने को अच्छा नहीं बोलते हैं, इसीलिए तुम्हें इन दोनों के लिए जो खाना बनाना होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इन दोनों ने कभी किसी भी राज्य के खाने को अच्छा नहीं कहा है। राज्यपाल कहते हैं कि इम परिवार को अगर तुम पसंद आ गई तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन अगर इम परिवार को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। यंग राज्यपाल से कहती है कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन आपको भी मेरी शर्त याद रखनी होगी। अगर इम परिवार को मेरा खाना पसंद आया तो आपको हम सारे लोगों को चानबाग से रिहा करना पड़ेगा। दोस्तों, हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जोसेon एरा में किचन को चानबाग बोला जाता था। इसके बाद जियंग आज के खाने की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ पे सारे लोगों को बुलाती है और बताती है कि हमें 4 लोगों के लिए आज खाना बनाना है और वो एक शाही परिवार से हैं। बाद बालकन जियंग से कहती है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा देर हो रही थी, तब तक हमने कुछ और सामग्री भी इकट्ठा कर ली है, तुम चाहे तो उन चीज़ों को देख लो और अगर इनका आज के खाने के लिए कुछ यूज़ हो तो तुम उसे यूज़ कर सकती हो। जियंग वहाँ के सारी औरतों से कहती है कि वो एक शाही परिवार है और उन लोगों को कुछ भी साधारण पसंद नहीं आएगा, इसीलिए हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो कि शाही रुतबे को मैच कर पाए। इसके बाद जियोंग कुछ सोचती है और वो मीट ढूंढने लगती है। जियोंग को यहाँ पे एक मीट का टुकड़ा मिल जाता है और जियोंग वहाँ पे मौजूद सारी औरतों से कहती है कि आज का खाना हम इसी मीट को यूज़ करके बनाएंगे। और इसके बाद जियंग बताती है कि आज रात हम स्टेक बनाएंगे। यहाँ इन सारी औरतों को स्टेक के बारे में नहीं पता होता है, तो बालकन कहती है कि क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आज रात हम मीट बनाएंगे। राज्यपाल होंग उनुक और उसका असिस्टेंट इन लोगों की तैयारी को दूर से देख रहा होता है। राज्यपाल का असिस्टेंट उनसे कहता है कि क्या आपको लगता है कि इन लोगों की डिशेस इम परिवार के लोगों को पसंद आएगी। तो इस पर राज्यपाल कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर इम परिवार को इनके डिशेस पसंद नहीं आई तो इन्हें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा।
राज्यपाल अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मी ग्योंग यहाँ से बाहर जा चुकी है, तो इस पे असिस्टेंट उसे बताता है कि मी ग्योंग दाई माँ के साथ जंगल के रास्ते से बाहर जा चुकी है। दोस्तों, राज्यपाल होंग ओनुक अपनी बेटी मी ग्योंग को जंगल के रास्ते से दूर भगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इम सांगजेई अगर यहाँ पे आता है तो वो उसकी बेटी को भी चेयोंग के लिए अपने साथ ले जाएगा। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगर कोई भी मी ग्योंग के बारे में पूछे तो हमें ये बताना है कि मी ग्योंग मर चुकी है। जियंग और चानबाग की सारी औरतें मिलकर आज के खाने की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पर जियंग सभी लोगों से कहती है कि हमें खाने में आज स्टेक बनाना है, जिसके लिए मीट को भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जियंग यहाँ पे एक औरत से कहती है कि तुम्हें श्रिम्प को तब तक फ्राई करना है जब तक कि वो बहुत ही ज़्यादा सूख नहीं जाता, क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना है। इसके बाद वो सूखी हुई मछलियों को भी एक जगह भूनने लगती है और कहती है कि मैं सूखी हुई मछलियाँ और श्रिम्प्स को पाउडर के फॉर्म में यूज़ करूँगी। यहाँ पर जैसे ही जियंग मीट को काटने की तैयारी करती है तो मीट काफ़ी ज़्यादा रफ़ रहता है, जिसकी वजह से वो मीट को काट नहीं पाती है। तो जियंग कहती है कि अगर मीट इतना ज़्यादा टाइट हुआ तो अच्छा खाना नहीं बन पाएगा। जियंग सभी औरतों से कहती है कि आज के खाने की मेन डिश तो मीट ही है। हमारा मीट अगर नरम नहीं हुआ तो खाना अच्छा नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। मीट को नरम बनाने की टेक्निक को फ्रांस में सोउ विडे कहते हैं। मुझे अब सोउ विडे टेक्निक से मीट को नरम करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम रॉयल कॉन्क्यूबाइन कांग मोकजू को देखते हैं, जो अपनी दासी से कह रही होती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा जब होंग ओनुक की बेटी मी ग्योंग को चेयोंग बनाने के लिए उसकी आंखों के सामने से घसीट कर लाया जाएगा। दोस्तों, रॉयल कॉन्क्यूबाइन कांग मोकजू होंग ओनुक के बारे में ऐसा क्यों कहती है ये हमें अभी तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसकी कहानी हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगी कि आखिर कांग मोकजू की होंग ओनुक से क्या दुश्मनी थी। इसके बाद कांग मोकजू अपनी दासी से कहती है कि अगर राजा महल आते हैं तो सबसे पहले मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद कहानी फिर से गोमप्योंग के जंगलों में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे राज्यपाल के घर पे इम परिवार आ चुका रहता है। गोनुक इम परिवार का स्वागत करता है और कहता है कि आप लोगों के आने से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मैंने चेयोंग के लिए सारी लड़कियों को इकट्ठा कर लिया है, आप चाहे तो उन लड़कियों से मिल सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इम परिवार का मुखिया इम सी होंग अपने सैनिकों को कुछ इशारा करता है। इसके बाद सैनिक जंगल की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम जियंग को सो विडे टेक्निक करते हुए देखते हैं। वो यहाँ पे सो विडे टेक्निक करने के लिए एक कागज़ के ऊपर तेल लगाकर उसे बटर पेपर जैसा बना देती है और उस बटर पेपर में वो मीट के एक टुकड़े को रखती है। मीट के उस टुकड़े को बटर पेपर में फोल्ड करने के बाद वो दोबारा एक छोटे से पत्ते से उस मीट के टुकड़े को फोल्ड कर देती है, जिससे कि वो मीट का टुकड़ा गर्म पानी में जले ना। के बाद जियंग गर्म पानी मंगवाती है और गर्म पानी को 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर तक करने के लिए उसमें फिर से ठंडा पानी मिला देती है। जियंग यहाँ पे टेम्परेचर को चेक करने के लिए अपनी हाथ का यूज़ कर रही होती है, तो बाल्किन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा हाथ जल नहीं रहा है। तो इस पे जियंग उसे बताती है कि मैंने ये टेक्निक बहुत बार की है, इसीलिए मुझे आदत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब पानी का टेम्परेचर 57 डिग्री हो जाता है तो जियंग मीट के टुकड़ों को उसके अंदर डाल देती है और यहाँ पे ये लोग आधे घंटे इंतज़ार करने लगते हैं। दोस्तों, इधर हम शाही सचिव को देखते हैं जो कि चेयोंग के लिए चुनी गई लड़कियों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो राज्यपाल से कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आपके गांव गोमप्योंग में काफ़ी सुंदर लड़कियाँ रहती हैं, लेकिन मुझे तो एक भी लड़की चेयोंग के लिए सही नहीं लग रही है। इन लड़कियों को देखना तो दूर, इन लड़कियों के पास रहना भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। क्या आपके गाँव में और कोई लड़की चेयोंग के लिए नहीं है? तो इस पे शाही निर्माण मंत्री कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपके गांव की एक लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मुझे चेयोंग के लिए वही चाहिए। शाही निर्माण मंत्री
इम शे होंग राज्यपाल होंग ओनुक से कहता है कि मुझे आपकी बेटी मी ग्योंग चाहिए और आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि ये एक शाही आदेश है और चेयोंग के लिए हम किसी भी लड़की को राजा के पास ले जा सकते हैं। सीन फिर से जियंग की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे जियंग मीट को पानी में से निकालती है। उसके बाद वो मीट को चेक करने लगती है कि क्या मीट अच्छे से पक गया है। तो वो जब मीट को काटती है और टेस्ट करने के लिए एक औरत को देती है, तो वो कहती है कि मैंने आज से पहले इतना मुलायम मीट कभी नहीं चखा, ये तो मुंह में जाकर ही पूरी तरीके से घुल जा रहा है। इतना अच्छा मीट खाने के बाद मुझे लगता है कि इम परिवार हमें ज़रूर रिहा कर देंगे। इसके बाद जियंग कहती है कि अभी ये मीट तैयार नहीं हुआ है, मुझे इसे अच्छे से पकाने के लिए कुछ सूखी घास चाहिए होगी। इसके बाद ये लोग सूखी घास को इकट्ठा करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाही निर्माण मंत्री राज्यपाल के बीच में बातें हो रही होती हैं। यहाँ पे राज्यपाल के पिता कहते हैं कि मैं अपनी बेटी मी ग्योंग को नहीं देना चाहता हूँ। शाही सचिव इम सांगजे होंगयोंग से कहता है कि आपको भी पता है कि चेयोंग की प्रक्रिया शाही प्रक्रिया है और इसमें आप दखल नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी मेरे पास आपके लिए एक शर्त है। अगर मुझे आज का खाना पसंद आया तो मैं आप ग्योंग को चेयोंग के लिए महल लेकर नहीं जाऊंगा। इसके बाद राज्यपाल अपने सैनिकों को फरमान देते हैं कि चांदबाग की सभी औरतों को कहा जाए कि खाना इम परिवार को परोस दिया जाता है। लेकिन खाना देखने के बाद शाही निर्माण मंत्री इम शे होंग कहते हैं कि इस खाने को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये खाना किसी भिखारी के लिए बनाया गया है। आखिर ये खाना इतनी कम मात्रा में क्यों बनाया गया है? इस खाने को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस देश में अकाल पड़ा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद जियंग और चांदबाग की सारी औरतों को कैद कर लिया जाता है और कैद करके इम परिवार के सामने लाया जाता है। यहाँ पे राज्यपाल इम परिवार से कहते हैं कि यही है वो लड़की जिसने आज रात आपके लिए खाना बनाया है। शाही सचिव कहते हैं कि जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने शर्त रखी थी कि मुझे अगर आपका खाना पसंद नहीं आएगा तो मैं आपकी बेटी मी ग्योंग को अपने साथ चेयोंग के लिए महल ले जाऊंगा। तो राज्यपाल को इस बात की भनक पहले से ही रहती है कि अगर इम परिवार के लोग यहाँ पे आएंगे तो वो लोग उसकी बेटी को अपने साथ चेयोंग के लिए ज़रूर ले जाना चाहेंगे। इसीलिए होंग ओनुक अपनी बेटी को जंगल के रास्ते से भगा तो देता है, लेकिन इम परिवार के सैनिक उसकी बेटी मी ग्योंग को जंगल में पकड़ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ले आते हैं। राज्यपाल इम परिवार से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आज का खाना इतना ख़राब बनेगा। आप लोग प्लीज़ मेरी चेयोंग के लिए मत ले जाइए, क्योंकि मेरी बेटी अभी काफ़ी छोटी है। इसके बाद शाही सचिव उन्हें शाही मोहर दिखाता है और कहता है कि आप मुझे चेयोंग से नहीं रोक सकते, क्योंकि चेयोंग राजा के लिए होता है। इसके बाद जियोंग कहती है कि मुझे सबसे पहले इन लोगों को खाना टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि जब तक ये खाना को टेस्ट नहीं करेंगे इन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये खाना कितना अच्छा बना है। तो इसके बाद जियोंग इम शे होंग से कहती है कि अगर आप इस खाने को चखते हैं और चखने के बाद भी आपको ये खाना ख़राब लगता है तो आप मुझे मार सकते हैं और आप इस लड़की को छोड़ दीजिए। तो इसके बाद ये दोनों तैयार हो जाते हैं और खाने को जैसे ही चखते हैं तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया हुआ रहता है। इसके बाद राज्यपाल का पिता होंगयोंग शाही सचिव से पूछता है कि क्या आपको खाना अच्छा लगा? अगर आपको खाना अच्छा लगा तो आप हमारी पोती को मत ले जाइए। लेकिन यहाँ पे शाही सचिव कहता है कि ये खाना काफ़ी ज़्यादा साधारण है और हमारे ओहदे के हिसाब से नहीं है। शाही सचिव इम सांगजे कहता है कि आज के खाने मुझे जोशोन की किसी भी सामग्री का विशेष अनुभव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये खाना पसंद नहीं आया। तो इस पे जियंग कहती है कि अगर आप इस खाने को अच्छे से टेस्ट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस खाने में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस खाने में जोशोन की काफ़ी सारी सामग्री यूज़ हुई है। लेकिन शाही सचिव उसकी बात नहीं मानता है और वो मियोंग को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे राज्यपाल का पिता शाही सचिव के ऊपर हमला करने वाला ही रहता है। तभी उसका बेटा उसे आकर रोक देता है और वो कहता है कि पिताजी, आपको भी पता है कि चेयोंग एक
ऐसी शाही परंपरा है जिसे हम चाह कर भी नहीं रोक सकते। हमें मियोंग को शाही सचिव के साथ महल भेजना ही होगा। इसके बाद होंग ओनुक जियंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे खाने की वजह से ही ये लोग मेरी पोती को अपने साथ चेयोंग के लिए महल लेकर जा रहे हैं। मैं आज तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वो जैसे ही जियोंग को मारने के लिए तलवार उठाता है, तभी हम देखते हैं कि शाही सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग घोषणा करते हैं कि महाराज यॉन ही यहाँ पे पधार रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे यॉन ही आ गया रहता है। यॉन ही को देखकर जियंग छुपने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने यॉन ही के साथ कल जो भी किया, इसके बाद वो उसे सजा देगा। लेकिन यॉन ही उसे भागते हुए देख लेता है और वो अपने सैनिकों से कहता है कि इस लड़की को कैद करके मेरे सामने लाया जाए। इसके बाद वहाँ पर मौजूद यॉनही के सैनिक जियंग को पकड़ लेते हैं और कैद करके महाराज के सामने ले आते हैं। यहाँ पर यॉनही जियंग से कहता है कि क्या तुम्हें अब यकीन हो गया कि मैं ही जोशॉन का राजा हूँ? तो इस पे जियंग कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं लगा था कि तुम ही यहाँ के राजा हो, क्योंकि मैं इस जगह की नहीं हूँ। इसके बाद ये लोग महाराज के सामने जियंग का बनाया हुआ खाना परोसते हैं और जियंग से कहते हैं कि अगर महाराज को तुम्हारा खाना पसंद आया तो हो सकता है कि महाराज तुम्हें माफ़ी दे दे और तुम्हारी जान आज बच जाए। इसके बाद जियोंग को याद आता है कि ये महाराज तो जोशॉन पीरियड का एक ऐसा राजा है जिसे खाना की काफ़ी अच्छी परख है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे खाने का टेस्ट ज़रूर समझेगा। इसके बाद राजा जियोंग के खाने को टेस्ट करता है और वो कहता है कि तुमने इसमें क्या मिलाया है, ये तो काफ़ी लाजवाब है, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया है। महाराज जियंग से पूछते हैं कि जब तुम्हारा खाना इतना अच्छा था तो ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि तुमने काफ़ी ख़राब खाना बनाया है? तो इस पे जियंग कहती है कि ये तो आपको अपने शाही सचिव से ही पूछना होगा कि आखिर उन्हें ये खाना अच्छा क्यों नहीं लगा। तो इस पे महाराज कहते हैं कि शाही सचिव, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको इतना स्वादिष्ट खाना आखिर अच्छा क्यों नहीं लगा? तो इस पे शाही सचिव महाराज से कहता है कि महाराज, मुझे ऐसी शाही खाने की आदत नहीं है, ये खाना आपके हिसाब से बना था, मुझ जैसे मामूली इंसान को तो इस खाने का कुछ स्वाद पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें जियंग कहती है कि ये कितना चापलूस आदमी है, मुझे लगता है कि यही वो चापलूस आदमी है जिसकी वजह से महाराज यॉनही को सारे लोगों ने अपना दुश्मन बना लिया था। जियंग महाराज यॉनही से कहती है कि महाराज, आपको मेरा खाना अगर इतना पसंद आया तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दे सकते हैं? तो इस पे महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें कैद से भागने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक बहुत ही चालाक डायन हो, तुम कभी भी गायब हो जाओगी। इसके बाद ये सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शाही सचिव कहता है कि महाराज, हमने चेयोंग के लिए राज्यपाल की पोती को चुना है, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? तो इसमें महाराज कहते हैं कि चेयोंग के लिए हम किसी को भी चुन सकते हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत होगी। तभी वहाँ पे राज्यपाल का पिता होंग ओनुक महाराज को कहता है कि महाराज, आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस पे महाराज कहते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। और वो अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि इसे मेरी नज़रों से दूर कर दिया जाए, इसे साउथ होंगयोन में कैद कर दिया जाए। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग और उसकी दोस्त बालकन को देखते हैं। ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि आखिर मैं किस तरीके से फ्यूचर से 500 साल पीछे आ गई। यहाँ पे वो बताती है कि उसके पास प्लेन में मॉनून रॉक नाम की एक बुक थी जो वो पढ़ रही थी, और उसी बुक को पढ़ने के बाद वो जोसॉन एरा में आ गई। इसके बाद वो बालकन को कहती है कि अगर हम उस बुक को दोबारा ढूंढ लेंगे तो हो सकता है कि हम फ्यूचर में वापस लौट पाए। नेक्स्ट सीन में हम राजा को देखते हैं जो कि आसमान को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका दोस्त आ जाता है
और वो वहाँ पे कहता है कि आपने होंग ओनुक के पिता को सज़ा क्यों दी। तो इस पे राजा कहता है कि उसकी वजह से माँ मेरी इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए मैंने उसे ये सज़ा दी। इसके बाद शाही सचिव महाराज से कहता है कि महाराज, मैंने लड़कियों को तैयार कर दिया है, आपको अब चेयोंग के लिए जाना होगा। तो इस पे महाराज यॉन ही अपने दोस्त से कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग और उसकी दोस्त को देखते हैं। यहाँ पर जियोंग और उसकी दोस्त के पास राज्यपाल आता है और कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा किया, तुमने काफ़ी अच्छा खाना बनाया था, इसीलिए मैं तुम दोनों को आज़ाद कर रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लैंप लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे जियोंग राज्यपाल से कहती है कि मुझे यकीन है कि उस राजा को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे यकीन है कि आपकी बेटी आपके पास लौटकर ज़रूर आएगी। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और राज्यपाल कहता है कि तुम दोनों अपनी रक्षा करना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम महाराज को देखते हैं। महाराज अपने दोस्त से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे शाही सचिव कहता है कि अगर आप चेयोंग के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो क्या मैं आपकी जगह चेयोंग के लिए जा सकता हूँ। तो महाराज कहते हैं कि तुम चाहो तो तुम ही चेयोंग के लिए जा सकते हो। इसके बाद सैनिक आके महाराज को खबर करते हैं कि वो लड़की और उसकी दोस्त कैद से भाग गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग इधर भागकर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पर जियोंग बालकन से कहती है कि बालकन, हमें अभी ही उस चट्टान की तरफ जाना होगा जहाँ पे मैंने अपना बैग गिराया था। अगर मुझे वो बैग मिल जाती है और वो बुक मिल जाती है तो हम दोनों फ्यूचर में चले जाएंगे। इसके बाद हमें इस जगह से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे जियोंग अपने बैग को ढूंढ ही रही होती है, तभी वहाँ पे शाही सैनिक आ जाते हैं और इन दोनों को फिर से कैद करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे राजा कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे भाग पाओगी, तुम मुझसे इस जन्म में तो कभी नहीं भाग पाओगी, तुम एक डायन और मुझे तुम्हें कैद करना अच्छे से आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग का वो बैग वहीं पर एक टहनी से लटक रहा होता है। महाराज उस बैग को उठा लेते हैं और उस बैग को उठाकर दोबारा खाई में और भी ज़्यादा अंदर फेंक देते हैं। इस बात से जियोंग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिर कौन हो। इसके बाद ये सारे लोग जियोंग को घेर लेते हैं और महाराज कहते हैं कि तुम्हें तो मैं जीवन भर अपनी दासी बना के रखूँगा, इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि ये लड़की अब मेरे साथ जोसेon के शाही महल में जाएगी, इसे अभी ही कैद कर लिया जाए। अगली सुबह हम बालकन और जियोंग को देखते हैं जो कि जोसेon के शाही महल की तरफ जा रही होती है। यहाँ पे जियोंग अपने दोस्त बालकन से कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज़ मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी वो मेरे साथ असल ज़िंदगी में कैसे हो सकती है। कैसे मैं बस एक बुक पढ़ने की वजह से 500 साल पीछे आ गई और मुझे ये बेवकूफ़ सा राजा अपने साथ कैद करके अपने महल ले जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम रॉयल कॉन्क्यूबाइन मॉकजू को देखते हैं। मॉकजू प्रिंस जोसेon से बातें कर रही होती है। प्रिंस जोसेon उसे बताता है कि इस बार महाराज पे जो हमला हुआ वो हमारे ही लोगों में से किसी एक ने किया है, लेकिन मैंने तो अपने लोगों को कहा था कि अभी सही वक्त नहीं है और जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद ही महाराज को मौत की नींद सुला दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा और तुम मेरी महारानी बन जाना। तब तक के लिए तुम्हें राजा यॉन ही पर नज़र रखनी होगी कि वो किस समय क्या करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रॉयल दासी आती है और वो रॉयल कॉन्क्यूबाइन को बताती है कि महाराज शाम के समय तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि ये लोग जियोंग को डायन समझकर बच्चे उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। जियोंग कहती है कि बच्चों, मैं एक डायन नहीं हूँ, मैं तुमसे 500 साल बड़ी हूँ, इसीलिए मेरा रिस्पेक्ट करो। इसके बाद ये लोग महल आ जाते हैं और जियोंग कहती है कि ये तो एक सच का महल है, इसका मतलब
इतिहास की किताबों के अनुसार मियोंग की जगह मैं शाही परिवार में आ गई हूँ, और क्या मैंने खापसेंग का विद्रोह रोका था। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि आखिर ये खापसेन विद्रोह क्या था, वो तो हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। खैर हम देखते हैं कि यहाँ पे रॉयल क्वीन मोकजू आती है और राजा से कहती है कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। इसके बाद वो जियोंग को देखती है और पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो इस पे यॉन ही मोकजू से कहता है कि ये लड़की एक डायन है, और लेकिन इसके पास एक अजीब सी कला है, इसे काफ़ी अच्छा खाना बनाना आता है। तो इस पे मोकजू कहती है कि ये लड़की देखने में काफ़ी सुंदर है, अगर आप चाहें तो इसे मैं अपने चाहूओन में ले जाकर सारी चीज़ें सिखा सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोकजू अपने मन में सोच रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बस एक डायन होने की वजह से राजा इसे महल लेकर आए, ज़रूर इसमें कोई बात होगी तभी इसे महल लाया गया है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।